हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल फूड है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पहली बात आती है कि उसको इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, एज यू नो वेरी वेल, द पॉपुलेशन of our country is increasing day by day and the resources we are having they are very limited one। हम किसी भी रिसोर्स की बात कर लें, चाहे वो हमारे पास एनिमल्स हैं, चाहे वो हमारे पास प्लॉट्स हैं, बिकॉज वी ऑल नीड्स दीज रिसोर्सेज इन वेरी मच क्वांटिटी। इफ द पॉपुलेशन increases very much and we are not able to increase or improve our available resources, then we can't meet the food demand of the whole population. So we should need now to enhancement in the food production। अब तरीका क्या रहेगा कि हम ये देखते हैं कि मोस्टली हमारे पास हमें इंप्रूवमेंट करने पड़ेगा एनिमल्स में, हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा प्लॉट में। तो हमारे पास यहां पर हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे। एक हम करेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंडर हम ये देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और दूसरा टॉपिक हम यहां पर पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग का, कि प्लांट्स के अंदर हम किस तरह से एनहांसमेंट, किस तरह से चेंजेस लाके नई वैरायटीज को हम डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, ये जो हस्बेंड्री वर्ड है, यू हैव ऑलरेडी लिसन दिस वर्ड इन 9th क्लास। वहां पर 9th क्लास में आपके पास फूड रिसोर्सेज नाम का एक चैप्टर आता है, और वहां पर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा कि हस्बेंड्री का मतलब होता है मैनेजमेंट, और यू कैन से साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द लीव स्टॉक। जो आपके पास अवेलेबल लीव स्टॉक है उनका हम कैसे देखरेख करें, उनका मैनेजमेंट कैसे करें, उनको हम इंप्रूव कैसे करें। ये टॉपिक जितने भी हम आज कवर करेंगे, ऑलमोस्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन द 9th क्लास। ओके, and you can say this lecture is totally repetition of that lecture of the 9th class। okay, now first of all we come to the what is animal husbandry, कि जो animal husbandry है वो क्या है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो एनिमल्स है उनकी ब्रीडिंग और उनकी रेज करते हैं, उनकी रेजिंग करते हैं, उनको हम बढ़ाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। कि हमारे पास क्या स्ट्रेटेजीज हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल लीव स्टॉक है, लीव स्टॉक क्या होता है कि हमारे पास जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं, डोमेस्टिकेटेड, जो हमारे घरों में एनिमल्स हैं वो डोमेस्टिकेटेड कहते हैं। उनको हम देखरेख करना, उनको ब्रीड करना, ठीक है ना, और उनको आगे बढ़ाना, रेज करना, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब इस एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या चीजें हम ब्रीड करते हैं, क्या क्या चीजें हम रेज करते हैं। इट डील्स फर्स्ट ऑफ ऑल बफेलोज, काउज, कैटल्स, शीप, कैमल, ऑल दीज कम्स अंडर द, यू कैन से, ए सब हेडिंग वी विल स्टडी, दैट इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी विल स्टडी इन डिटेल। ये किसके अंदर आती है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। हम अलग से उनका यहाँ पर टेक्निक है कि कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, इट डील्स विद द रियरिंग, कैचिंग, शेलिंग फिश, मोलस्क एंड द क्रस्टेशियन। दैट मीन्स हम यहां पर पढ़ेंगे फिशरीज। क्या पढ़ेंगे, फिशरीज, या पीसी कल्चर की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पीसी कल्चर की हम बात करेंगे, कि हम हमारे पास जितनी अवेलेबल फिशेज हैं या जितने भी क्रस्टेशियन है, कितने भी मोलस्क हैं, उनको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, उनकी हम कैसे हाई यील्ड वैरायटीज बना सकते हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ब्रीडिंग ऑफ द फाउल। फाउल क्या है, ये एक बर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, और बर्ड का मतलब जैसे आप देखते हो हमारे पास अवेलेबल है अपने आसपास, हैन की हम बात करते हैं, टर्की की हम बात करते हैं, गीज की हम बात करते हैं, विच प्रोवाइड अस एग्स, विच प्रोवाइड अस मीट। In that way we will raise them and we will study the poultry farming,
ये हम इस सब हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, एंड दीज थिंग्स वी विल यू कैन से स्टडी थ्रू दिस लेक्चर। एंड अगर हम देखें टोटल इंडिया का कि जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे अगर हम देखें इंडिया एंड चाइना, दीज टू कंट्रीज कवर द 70% ऑफ वर्ल्ड लिव स्टॉक, मतलब सबसे ज्यादा लिव स्टॉक हमारे पास है इंडिया एंड चाइना के पास। लेकिन हम वर्ल्ड को प्रोड्यूस कितना कर पा रहे हैं? इट इज ओनली वेरी लेस, दैट इज 25%, विच इज वेरी वेरी लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटीज नहीं है। दैट मीन्स हमें इन हाई यील्डिंग बनाना पड़ेगा, इनको और हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। ओके, अब इस सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कि जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है वो क्या है, हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या नेसेसिटीज होंगी। देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि जो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स, कि हम एनिमल्स को रियर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हम देखरेख करते हैं, उनको हम, जैसे आपने देखा भी होगा अपने आसपास कुछ डेयरी फार्म खुले हुए हैं, गांव में जाते हैं डेयरी फार्म खुले हैं, कुछ आप सिटीज में जाओगे वहां डेयरी फार्म खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए हैं? बिकॉज पीपल नीड्स मोर मिल्क एंड यू कैन से प्रोडक्ट्स ऑफ द मिल्क, सो वी शुड रेज आवर यू कैन से लिव स्टॉक ब्रीड्स, वी शुड रेज आवर you can say quality or you can say quantity of the milk, so that people will get a proper amount and a quality milk they will get. Now the quality of the breeds, कि अब अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अच्छी क्वालिटी तो हमें अच्छी ब्रीड से ही मिलेगी, और अच्छी ब्रीड हमें कैसे मिलेगी? हमें हमारे पास जो अवेलेबल लिव स्टॉक है उसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, और इंप्रूव करने के लिए हमारे पास डेयरी फार्मिंग आती है। क्या आती है? डेयरी फार्मिंग। और डेयरी फार्मिंग में करता क्या है कि जो एक साइंटिफिक तरीके से हम यहां पर सिलेक्शन करते हैं, किसकी? गुड ब्रीड्स की, सिलेक्शन ऑफ द गुड ब्रीड्स। अब गुड ब्रीड्स किसको कहते हैं? पहली बात तो हम गुड ब्रीड में देखेंगे कि इट शुड बी डिसीज रेसिस्टेंस, कि हमारे पास जो ब्रीड है, जो मिल्क गिविंग एनिमल है, ठीक है ना, इट शुड बी डिसीज रेसिस्टेंट। And second one is it should give more milk, that means it should high yield। और दूसरा अगर हम एक और देखें, हम यहां पर इन ब्रीड्स को देखते हुए हम इसको कैटेगराइजेशन कर देते हैं। कैसा होता है कैटेगराइजेशन? जैसे हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक होगा मिल्क एनिमल, क्या होगा? मिल्क एनिमल मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना, ये ऐसे। और फिर जब मिल्क एनिमल होगा, जो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, हमें उसके खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उसको अच्छी क्वालिटी का फूड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको हमें डाइट प्रोटीन देनी पड़ेगी, उनको फाइबर कम से कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे हैव टू गिव मोर एंड मोर मिल्क। आफ्टर दैट सेकंड कैटेगरी विल कम, दैट इज द ड्रॉट एनिमल। अब ये एनिमल ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि नॉन ह्यूमन लेबर के काम आते हैं, क्योंकि ह्यूमन तो सारी लेबर नहीं कर सकता। अब जैसे अब तो हमारे पास सारी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, हमारे पास मशीन्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स। बट बिफोर दीज मशीन्स वी शुड आल्सो नीड सम यू कैन से एनिमल्स फॉर द लेबर पर्पज आल्सो, लाइक बुलक कार्ट्स, okay, and you can say for ploughing purpose also we need some draught animals which are capable to do hard work in the agriculture field। तो उनको हम क्या बोलेंगे? draught animal, that means they can do more labor। तो अब जो लेबर करेगा उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, दैट मीन्स इनको फाइबर रिच फूड ज्यादा चाहिए, लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इनको हम सप्लाई करेंगे। तीसरी कैटेगरी यहां एनिमल की आ जाएगी हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं मिक्स टाइप, मीन्स ड्वेल पर्पज ब्रीड, ड्वेल पर्पज ब्रीड्स, ड्वेल पर्पज। अब ये ऐसी ब्रीड होंगी जो मिल्क भी देंगी और हमारा ड्रोट का काम भी करती है। तो इन दिस वे हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनका हम सिलेक्शन करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ दिस मिल्क ड्रोट एनिमल्स एंड द ड्वेल पर्पज एनिमल्स। एंड आफ्टर दैट
अब उसके अब हमने देख रेख कर लिया है, हमारे पास हमने ब्रीड को सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब क्या होगा, हमें उनका रखना कैसे है, मीन्स उनका हमें एकोमोडेशन देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो हाउसेस हैं उनकी जो शेड बनाएंगे दैट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, दैट शुड बी वेल एरेटेड, ओके, एंड दैट शुड बी very neat and clean every day. And after that we come to the feed. We have already discussed here, if we are taking care of the milk animal, it should be provided with the, you can say, more proteinous diet. उसको more protein हमें देना पड़ेगा. If you are talking about the draught animals which do the labor work for us, we should provide them more fiber diet, and after one purpose we can give both kind of diets to those animals. After that, hygiene. This is very important. If an animal is suffering from any disease, do you think it will give more milk? It will not give. That means we should take care of the hygiene of the animal, so that अगर हमारे पास हमने मिल्किंग कर रहे हैं एनिमल की और हमने वहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं किया, तो अब हमारा जो मिल्क है वो स्पॉइल हो जाएगा, बिकॉज सम unhygienic component of the, you can say, animal, they add into the milk, and milk is not usable in that way. So we should take care of the hygiene so that they will be away from the any kind of the disease, or you can say, next आता है inspection, कि रेगुलर इंस्पेक्शन हमें करना चाहिए कि उनके पास अच्छे से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि वेल वेंटिलेटेड है कि नहीं है रूम, बाहर गर्मी ज्यादा है तो हमें क्या करना है, बाहर सर्दी ज्यादा है तो हमें किस तरह से हाउसेज में चेंजेस लाने पड़ेंगे. आफ्टर दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट, ए वेटनरी डॉक्टर शुड विजिट द फार्म आफ्टर ए टाइम इंटरवल. उसको एक टाइम इंटरवल पे वहां पर विजिट करना चाहिए, सो दैट जो एक अच्छी क्वालिटी के ब्रीड्स हमने वहां पर रखे हुए हैं दे कैन गिव मोर मिल्क. आफ्टर दैट अगर हम ये बात करते हैं कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है, मिल्क प्रोडक्शन को हमने इंक्रीज किया है इंडिया के अंदर, तो हम इसको नाम देते हैं यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन. क्या नाम देंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन में हम इसको नाम देंगे. एंड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज वर्जिस कुरीन. नेक्स्ट है हमारे पास पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. अब जैसे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो फाउल है, अब फाउल का मतलब क्या है, जो बर्ड्स हम देखते हैं, बर्ड्स कौन कौन से हैं, विच इंक्लूड द चिकन, डक, टर्की एंड गीस. देखिए इनका अगर हम चिकन की बात करते हैं, जो हैंस की हम बात करते हैं, इनका कॉमर्शियल डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है, कि कॉमर्शियल स्केल पे इनको बनाया जा रहा है, इनको उत्पादन किया जा रहा है. There are so many farmhouses can be seen in different, you can say, wide, you can say, areas of the villages. Villages में mostly जो एक एक फार्म तो लगभग किसी ना किसी गांव में मिल ही जाएगा. मीन्स जो चिकन्स हैं, दे आर मोर एक्सप्लॉइटेड फॉर व्हाट पर्पस. किस लिए इनका इतना एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें जो हैंस हैं या जो हम मुर्गा मुर्गी की बात करते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रहा है. किस पर्पज के लिए, मीट के लिए एंड फॉर एग्स के लिए. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी हमारे पास दो तरह की ब्रीड्स हो जाएगी इनकी, ठीक है ना, कि एक तो एग हो जाएगी, एग देने वाली, और दूसरी मीट देने वाली, ठीक है ना. इसका मतलब क्या होगा कि एक आपको, इसको हम बोलेंगे लेयर्स. क्या बोलेंगे, लेयर्स विच गिव एग्स, मोर एंड मोर एग्स, ओके. एंड सेकंड वन इज फॉर मीट प्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉयलर्स. ब्रॉयलर्स आर ग्रोन फॉर व्हाट पर्पज, फॉर द मीट पर्पज. इस तरह से हमारे पास यहां भी कैटेगरी है, ये 9th क्लास में ऑलरेडी आप डिटेल में कर चुके हैं, ओके. तो यहां पर जो एग लेइंग बर्ड होगा उसको लेयर बोलेंगे, और जो मीट पर्पज के लिए हम उसको ग्रो करेंगे उसको हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं. और दूसरे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारे पास इस पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में रहेंगे, नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ द डिसीज फ्री ब्रीड्स. अब जो ब्रीड्स हैं हमारे पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए. अगर हम लेयर ब्रीड की बात करते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न, आपकी बुक के अंदर देखना एनसीईआरटी में उसका व्हाइट लेग हॉर्न का एक डायग्राम बना होगा. ये एक ऐसी ब्रीड है जिसका एग का प्रोडक्शन जो है बहुत ही ज्यादा रहेगा. दूसरा है प्लाईमाउथ, एक और हमारे पास अलग से ब्रीड है पोल्ट्री की, प्लाईमाउथ.
ये एक ऐसी ब्रीड है जो ब्रॉयलर है, विच इज एनहांस्ड फॉर व्हाट पर्पज, टू गिव मोर एंड मोर मीट। मीट पर्पज के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे ब्रीड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द देयर प्रोडक्शन और देयर यील्ड। आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ द डिसीज फ्री ब्रीड्स एंड सेकंड वन इज प्रॉपर कंडीशन ऑफ द फार्म। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर हमने अपना फार्म बनाया है उसकी लोकेशन हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बर्ड है, ये जो हम फाउल या चिकन की हम जो बात करते हैं, ये एक ऐसा एनिमल है। देखिए हमारे पास विंटर आती है, हमारे पास समर आती है। देखिए ये जो एनिमल है इसके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं है। स्वेट ग्लैंड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि स्वेट हमें आता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इनको गर्मी में एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा एनवायरमेंट देना पड़ेगा। मीन्स हमें गर्मी में जो इनका हाउस है उसको हमें उस लो टेम्परेचर तक लेके आना पड़ेगा। और जब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं करेंगे। तो इसलिए जब सर्दी आती है हमें उसके हाउस का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम कंडीशन की और बात करते हैं, इनकी जो हाउस है दे शुड बी वेल वेंटिलेटेड, दे शुड बी हाइजीनिक, दे शुड बी नीट एंड क्लीन, and there should be a lot of space in the you can say houses and proper food and water। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी जो फूड होगा वो भी एक प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए। कि अगर हम फूड की बात करते हैं, फूड शुड बी प्रोटीनेशियस, क्योंकि जो एग लेइंग जो लेयर्स हैं उनको हमें प्रोटीनेशियस फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट दे विल ले मोर एंड मोर एग। लेकिन और वाटर क्वालिटी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वाटर अगर लेंगे तो दे विल बी एबल टू मैनेज देयर बॉडी टेम्परेचर। आफ्टर दैट हाइजीन एंड द हेल्थ केयर ऑफ द बर्ड्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। वी शुड यू कैन से गिव सम इंजेक्शंस व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम द यू कैन से हार्मफुल डिसीज। लाइक बर्ड फ्लू की हम बात करते हैं तो उससे बचाने के लिए हमें इनको इंजेक्शन देने पड़े। इसका मतलब यहां पर भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी विजिट कराना बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं, यहाँ पोल्ट्री फार्म में बहुत सारी डिसीज हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ वायरल डिसीज भी देखने को मिल रही है, बैक्टीरियल डिसीज भी देखने को मिल रही है और फंगल डिसीज भी, और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू ऑब्जर्व हियर डिसीज ऑफ द पोल्ट्री, फर्स्ट वन इज द वायरल डिसीज एंड इन दिस रानीखेत ऑलरेडी यू हैव हर्ड अबाउट दिस डिसीज। इसमें क्या होता है कि कफिंग एंड स्नीजिंग होती है, और यहां पर जो वायरस है इट इज नेम्ड एज पैरामिक्सियो वायरस। ये यहां पर वायरस है जो इसका कॉजेटिव एजेंट है डिसीज का। दूसरा हमारे पास आता है फाउल पॉक्स, जो पॉक्स वायरस है। इसमें क्या होता है कि जहां पर फेदर्स नहीं होते, मोस्टली जैसे हेड पे नहीं है, लेग पे नहीं है, वहां पर क्या होगा कि लेजन्स दिखाई देंगे। लेजन्स में जैसे फुंसी हो जाती है ना, इस तरह से वहां पर लेजन्स दिखाई देते हैं। थर्ड वन इज बर्ड फ्लू, मोर डेंजरस, क्योंकि ये फ्लू एक इन्फ्लुएंजा की तरह होता है, जैसे हमारे अंदर इन्फ्लुएंजा हो जाता है, और इसका नाम है H5N1। ये है बर्ड फ्लू का कारण, ठीक है ना। एंड वायरस कैन एंटर इन ह्यूमंस आल्सो। अगर हम इस बर्ड फ्लू वाले एनिमल को खा लें तो ये जो वायरस है हमारे अंदर एंटर कर जाएगा और हमें भी इन्फ्लुएंजा लाइक लक्षण आ जाएंगे और हमारी भी डेथ हो सकती है, विच इज वेरी हार्मफुल टू अस। After that, second one is the bacterial disease. Pullorum is the disease. Bacterial disease है pullorum, और you can say जो डायरिया है ये डायरिया काज करता है and caused by the Salmonella pylorum। किससे काज करता है? Salmonella pylorum। and एक infectious coryza, another one disease है, bacterial disease है, which is caused by Haemophilus paragallonirum। ओके, और इसका जो सिम्टम होगा डिस्चार्ज फ्रॉम द नोस्ट्रिल, eyes and the coughing occurs। and after that third disease is tick fever, जिसको कहते हैं, which is caused by the spirochete, that is Borrelia anserinata। what do you call it? is anserinata। and fungal disease, third one is fungal disease, जिसमें आता है पहला हमारा aspergillosis, which is caused by the Aspergillus fumigatus। ध्यान से देखना, Aspergillus fumigatus। अगर हम देखें किसके सिम्टम क्या रहेंगे, सिम्टम है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एज वेल एज
weight loss and the anemia. These are the, you can say, symptoms or the different beekeeping, or you can say next we call it is apiculture. ओके, देखिए अब तक हमने देखा कि हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ लिया, हमने उसके बाद हमारे पास हमने वहां पर स्टडी किया कि कैसे हम डेयरी जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा हमने फिर पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि अब जो बी कीपिंग है कि जो हमारे पास हनी बीज है उनको हम कैसे उनको हम कैसे रेज कर सकते हैं, उनसे हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हनी ले सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी कैसे हनी बीज होंगी, कौन सी ऐसी ब्रीड्स होंगी जो हमारे लिए अच्छी रहेगी। देखिए सबसे पहले अगर बी कीपिंग की बात करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं बी हाइव्स होता है जो छत्ता जो हम कहते हैं, उनको प्रोडक्शन करना, उनमें हनी का प्रोडक्शन करना, उसको हम कहते हैं रियरिंग केयरिंग फॉर द रेज ऑफ द हनी प्रोडक्शन इज कॉल्ड बी कीपिंग और एपीकल्चर। ओके, अगर हम बात करते हैं कि ये जितना भी प्रोडक्शन है हनी बीज का, ये टोटली डिपेंड अपॉन द पैस्चुरेज। इसके ऊपर डिपेंड करता है पैस्चुरेज की लोकेशन देखना पड़ेगा जहां पर सबसे ज्यादा पैस्चुरेज होता है फ्लावरिंग, कि किस एरिया में फ्लावरिंग ज्यादा है, ये डिसाइड करती है। और अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी भी पैस्चुरेज ही डिसाइड करेगा। जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे पास स्प्रिंग सीजन आता है उस टाइम में हमारे पास मस्टर्ड ज्यादा रहती है, इसका मतलब उस हनी भी जो हनी उस टाइम में बनेगा उसके अंदर सल्फर का कंटेंट ज्यादा रहेगा। और जब ऑटम सीजन आता है वहां पर फ्लावरिंग डिफरेंट होगी, तो वहां पर डिफरेंट काइंड का हनी हमें मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैस्चुरेज है उसकी अवेलेबिलिटी हनी को डिसाइड करती है कि उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि हमें एक सक्सेसफुल बी कीपर बनना है तो उसकी क्वालिटीज क्या रहेगी। पहली क्वालिटी ये रहेगी कि हमें नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द बीज, क्योंकि हमें पता है कि बीज क्या करती हैं। जब भी आप बी हाइव के पास जाओगे और उसे टच करने की या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि जो मधुमक्खियां है वो आपको स्टिंग करती हैं। क्या करती हैं? स्टिंग, आपको काटती हैं। और कहीं तो इतना काटती है कि हमारे अंदर एक इंजेक्ट कर देंगी, एक एसिड सीक्रेट कर देंगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें यह भी सीखना है कि उनकी नेचर क्या है, कि जो हमने अपने बी हाइव्स में जो ब्रीड डाली है उसकी नेचर क्या है और उसकी हैबिट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, हमें लर्न करना पड़ेगा। अच्छा बी कीपर बनने के लिए हमें डिफरेंट काइंड्स जो वैरायटीज हम अपने बी हाइव में रखेंगे, उनकी नेचर क्या होगी, उनकी हैबिट्स क्या होगी हनी बीज की, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन, हमें पता होना चाहिए, हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमें अच्छा शहद लेना है तो हमने अपने बी हाइव को रखना कहां पर है। कि सपोज हमारे पास पेस्चुरेज नहीं है, फ्लावरिंग आसपास नहीं है और हमने हनी बीज को रख दिया है, फिर जो हनी बीज है वो जिंदा कैसे रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि उनका फूड भी वही है, नेक्टर है जो वहां से लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उनको जिंदा रखने के लिए उनको फूड भी सप्लाई करना पड़ सकता है। क्यों? अगर फ्लावरिंग नहीं है तो फिर कैसे उनको जिंदा रखा जाएगा, तो हमें उनको बाहर से फीड कई बार देना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है कैचिंग एंड हाइविंग स्वार्म। स्वार्म होता है ग्रुप ऑफ बीज, कि जब फार्मिंग होती है, जब मेल फीमेल मेटिंग करते हैं और एक पूरा स्वार्म ग्रुप हमारे पास है, उसको हम कलेक्ट कैसे करें, उसको हम कैच कैसे करें, उसको हाइव के अंदर हम कैसे डालें, इस टेक्निक को हमें सीखना पड़ेगा। इसकी हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि कैसे हम पूरे स्वार्म को कैच कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने बी हाइव में रखेंगे सेफली। आफ्टर दैट मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स इन द डिफरेंट सीजन। अभी मैंने बात की है कि अभी सीजन स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन के बाद ऐसा सीजन आएगा कि जो फ्लावरिंग है वो कम हो जाएगी। फिर उस दौरान हमारा जो हनी बी है वो कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है ना, उसको हम कैसे रोक के अपने बी हाइव में रखेंगे, वो चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी डिफरेंट सीजन्स में। आफ्टर दैट हैंडलिंग कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, कि जब हम बी हाइव के पास जाएंगे हम उसको कैसे हैंडल करेंगे और उसके अंदर जो हनी इकट्ठा कर रखा है उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे और उससे हम बी वैक्स जो निकलता है वो कैसे लेंगे। इस टेक्निक को हमें
जानकारी होना जरूरी है, तभी हम एक सक्सेसफुल बी कीपर बन सकते हैं। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स यू कैन से फॉर द सक्सेसफुल बी कीपर्स। ओके, अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं ऑफ हनी बीज की, हमारे पास 4 तरह की इंपोर्टेंट स्पीसीज हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा हनी बीज के बारे में बात करता हूं कि इनके अंदर एक सोशल नेटवर्क देखा जाता है हनी बीज के अंदर, ठीक है ना। इनकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, ठीक है ना। देखिए, जब हम हनी बी की बात करते हैं, हनी बी में एक कैटेगराइजेशन है, बहुत जबरदस्त सोशलाइजेशन है। इसमें हनी बी के अंदर क्या होता है, हमारे पास मोस्टली 3 तरह की बीज होती हैं। कितने तरह की? 3। पहला हम लेते हैं क्वीन बी, ठीक है ना। दूसरा होता है ड्रोन, ठीक है ना। और तीसरा होता है वर्कर बीज। ये 3 तरह की बीज हमारे पास होती हैं हनी बीज। पहला होता है क्वीन, जो बिल्कुल यू कैन से एक लीड करती है पूरे के पूरे बी हाइव को। इट इज द यू कैन से क्वीन ऑफ द बी हाइव, जो क्या करती है, एग ले करती है। क्या करती है? एग ले करती है। और जो ड्रोन है ये फीमेल है, ओके। और जो ड्रोन है ये सारे मेल होंगे। कैसे होंगे? मेल। ये क्या करते हैं, दे मेट विद द क्वीन ड्यूरिंग फ्लाइट के दौरान ये इसके साथ मेट करेंगे। आफ्टर दैट जो फीमेल है वो एग ले करेगी, और उन एग ले की देखरेख कौन करता है, वो ये वर्कर बीज करती है, ठीक है ना। और ये वर्कर बीज भी कई तरह की हो सकती है। उसमें कुछ तो ऐसे होंगी जो वही बी हाइव में रहेंगी, जो लार्वी है उनकी देखरेख करेंगे, उनको नर्स बी कह दिया, ठीक है ना। कुछ ऐसी होंगी जो नेक्टर कलेक्ट करके लाएंगी, उनको नेक्टर बीज बोल दिया, ठीक है ना। कुछ ऐसी होंगी कि जो पर्टिकुलर फूड को लोकेट करेंगे कि यहां पर नेक्टर है, तो वो एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग के द्वारा उन हनी बीज को, वर्कर बीज को अपने पास बुलाएंगी और वहां से ज्यादा से ज्यादा नेक्टर कलेक्ट करेंगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एक कैटेगराइजेशन इन हनी बीज में देखा जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि अच्छी क्वालिटीज की हनी बीज कौन कौन सी होंगी, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा क्वांटिटी में हमें शहद मिले, हमें हनी मिले। देखिए, हमारे पास 4 इंपोर्टेंट स्पीसीज हैं यहां पर। पहली है एपिस मेलिफेरा, जिसको हम इटालियन बी के नाम से जानते हैं। दूसरी है एपिस इंडिका, जो हमारी इंडियन बी है, ठीक है ना, जिसको हम देसी मक्खी बोल देते हैं। फिर है एपिस डोर्सेटा रॉक बी, जिसको हम पहाड़ी मक्खी बोल देते हैं, ठीक है ना। और सबसे जो छोटी होती है एपिस फ्लोरिए, इट इज ए लिटिल बी, ओके। बट आउट ऑफ दिस यू कैन से एपिस मेलिफेरा इज अ गुड स्पीसीज फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ द हनी, इटालियन बी। क्यों सबसे अच्छी है? पहली बात, ये काटती बहुत कम है, स्टिंग बहुत कम करती है। और दूसरी बात कि ये सबसे ज्यादा नेक्टर कलेक्ट करती है, और यू कैन से हनी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा नंबर 1 एपिस मेलिफेरा ही है। तो इसलिए इसको हैंडल करना, इसको कैच करना और इसको बिहाइव में रखना बड़ा ही आसान है, क्योंकि ये एक ऐसा कह सकते हैं कि एक सोबर मक्खी है, बहुत अच्छी मक्खी है, इसलिए इसको ज्यादा रखा जाता है फॉर हनी प्रोडक्शन। दूसरी जो इंडियन बी है सबसे अच्छी है, वो है एपिस, जिसको हम इंडियन बी बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वांटिटी का शहद इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ द दिस बी प्रोडक्शन और यू कैन से एपीकल्चर, पहला तो ये है कि हमें हनी का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और अगर हनी के न्यूट्रिएंट्स देखा जाए, डिफरेंट कंपोजिशन देखा जाए, तो हनी का जो कंपोजिशन है उसमें एस 1.00% होती है। मिनरल्स देखो 0.2 to 0.3%, जिसमें कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज एंड फॉस्फेट अवेलेबल है, मिनरल्स है। उसके बाद विटामिन है, देखिए 0.2 to 0.5% मिनरल्स। एंड मिनरल्स कौन कौन से होंगे? जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है आपके पास, थायामीन है, बायोटीन है, पेंटोथेनिक एसिड है, रिबोफ्लाविन है, नियासिन है। वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। एंड आफ्टर दैट शुगर्स देखिए, यहां पर 3 तरह की शुगर आपको दिखाई दे रही है। लिवलोज 38.90%, डेक्सट्रोज 21.8%, and after that sucrose 1.9%, and even you see maltose is also available 8.81%, and water is available 27.80। इसका मतलब क्या हुआ? और दूसरा अमाइन एसिड भी है, एंजाइम्स भी है और पोलन ग्रेन्स भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में ही एक ऐसा फूड है
जो एक कंप्लीट फूड माना जाता है। क्यों? आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एनर्जी का सोर्स भी है, इसमें ग्रोथ के लिए सारे विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, अमाइनो एसिड्स भी है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द पीपल। ओके, इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द फिशेस। कि अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास हम सबके घरों में एक्वेरियम रखा हुआ है और उस एक्वेरियम में हम बहुत सारी छोटी छोटी फिश देखते हैं, क्या किसी ने उनका साइज बढ़ते हुए देखा है? उनका साइज नहीं बढ़ता, दे रिमेन एज सच, ओके, फॉर सेवरल टाइम। और आपने ये भी देखो कि कोई फिश हमने कहीं से ब्रिंग की है अपने आसपास, ठीक है, अपने उसमें एक्वेरियम में नहीं डाल लिया आके, ठीक है ना, और कई बार वो सर्वाइव नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है वो डिसाइड करता है, क्यों? उसका कंपोजिशन डिफर कर जाता है। कि हमारे पास मेनली दो तरह के वाटर होते हैं। कितने तरह के वाटर है? दो तरह का है। एक आपके पास मराइन वाटर है और एक आपके पास फ्रेश वाटर है, ठीक है ना। ये मराइन और फ्रेश दो वाटर है, ठीक है ना। मराइन वाटर हम इसको कहते हैं जो सलाइन वाटर है, जिसके अंदर जो सॉल्ट है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन में ज्यादा होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन इज हाई। और यहां पर जो सॉल्ट है, सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लो। ये डिफरेंस रखता है मेनली। इसका मतलब जो समुद्र में पानी मिलेगा वो मराइन वाटर होगा, सलाइन वाटर होगा, और जो हमारी जितनी भी रिवर्स हैं, हमारी जितने भी पॉन्ड्स हैं, उन सब में फ्रेश वाटर मिलेगा। अब बात करते हैं जरा फिश की। फिश क्या है? एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। अगर आपने फिश को बाहर निकाल लिया पानी से तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और वो मर भी सकती है। सो दिस शुड बी ऑलवेज रिमेन इन द वाटर। तभी कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। कि पानी में रहेगी तो जिंदा रहेगी, अगर पानी से बाहर आ गई तो ये मर जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें फिशरीज की, ये एक ऐसा यू कैन से फार्म मैनेजमेंट है फिशरीज का, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम इसमें उनको रियर करते हैं, उनको रेज करते हैं, फिर उनको कैचिंग करते हैं, फिर उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, एंड फिर हम उनको सेल करते हैं, ठीक है ना। उसमें फिशेस भी आ जाते हैं और अदर, जैसे उसमें हमारे पास कुछ क्रस्टेशियंस भी आ जाते हैं, जिसमें हम जैसे प्रॉन को ले लेते हैं, किंग क्रैब को ले लेते हैं, जिसको हम वहां पर इस फिशरीज के अंडर हम उनको भी रियर केयर उनकी हम कर सकते हैं, उनकी हम प्रोसेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दो तरह का फिशरी कल्चर हो सकता है, एक होता है मराइन फिश कल्चर, एक दूसरा होता है फ्रेश फिश कल्चर। अगर हम फ्रेश वाटर फिश कल्चर की बात करें तो हमारे पास जो फेमस स्पीसीज है वो कटला, रोहू, कॉमन कार्प है। अगर हम मराइन फिशेज की बात करें तो हमारे पास हिल्सा, सार्डाइंस, मैक्रेल एंड पोम्फ्रेट्स हैं। दीज आर द मराइन एंड द फ्रेश वाटर फिशेज। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि डिफरेंट हमारे पास जो ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं, ब्रीडिंग का मतलब है कि हमें कैसे इनको हम आगे ब्रीड करा सकते हैं, कैसे हम इनमें अच्छी क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरह की ब्रीड होती है। नेचुरल ब्रीडिंग, नेचुरल का मतलब होता है कि जो नेचुरली वो अपने आप हो, कि वो आपस में अपने आप ही एग ले करे, अपने आप ही स्वार्म करे, इकट्ठे अपने आप ही तैरे, तो उसके दौरान वहां पर सीडलिंग बनेगा और सीडलिंग से फिर नई फिशेज बनेगी। लेकिन जब हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की बात करते हैं तो यहां पर एक साइंटिस्ट है खान, इन 1938 उसने क्या किया? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस का मतलब कि हमने फिशेज को इंजेक्शन लगाया, किसका? गोनेड्स का, FSH एंड LH का इंजेक्शन दे दिया मेल और फीमेल को, और उनको इंड्यूस किया हमने टू ले एग्स, मोर एंड मोर एग्स। तो उनका वहां पर फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर, और हमारे पास इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, हमारे पास इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ किसका? फिशेज का। फिर दूसरा हमारे पास होता है कंपोजिट फिश फार्मिंग। अब इसमें देखिए कि मोर देन वन काइंड ऑफ फिशेज आर रियर्ड इन द सेम पॉन्ड में, लेकिन इसमें तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखा जाता है फिशेज का, क्योंकि फिशेज के अंदर तीन क्वालिटीज होती हैं। कुछ फिशेज होंगी जो सिर्फ सरफेस जोन फीडर, सरफेस पे ही रहेगी और वहीं से अपने फूड को लेती रहेंगी। कुछ ऐसे होंगे जो मिडल जोन फीडर होंगी, मिडल में ही खाना लेंगी, वो कभी ना तो नीचे जाएंगी ना वो सरफेस पे आएंगी। ओके, कुछ ऐसे होंगी जो बॉटम जोन फीडर होंगी, जैसे सिरेना मृगला है, वो हमेशा बॉटम पे रहेगी, वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं आएगी। तो इन दिस वे हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स है ब्रीडिंग के।